माता की, छत्तीसगढ़ माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है। राजनाथ सिंह जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। युवा मोर्चा अगर यहाँ पर है तो आवाज दे, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की। धीरे धीरे अपने चिर परिचित अंदाज में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अखिल भारतीय स्तर पर बूथों तक पहुंचाने का काम किया, वो हमारे बीच मंच पर आ रहे हैं। साथ में प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी भी के साथ में किरण देव जी हमारे साथ आ रहे हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। लगे राजनाथ सिंह जी को 2003 में राजनाथ सिंह जी बालोद की धरा में सूर्यगांव में आए थे और उसके बाद आज आ रहे हैं। बाकी सब अपना स्थान ले ले, स्वागत वाले जितने बंधु हैं एक बार ताली बजाकर स्वागत करिए। बैठ जाइए अपने स्थान पर, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तालियों की गड़गड़ाहट से सब स्थान में बैठ जाइए। विकास, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हमारे बीच में केदार कश्यप जी उपस्थित हैं, बैठ जाइए। गीदम में बस्तर की धरा मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर वो बस 2 मिनट में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। बालोद की धरा में ऐसे यशस्वी राजनेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए नकल करने वालों को जेल भेजवा दिया ताकि एक अच्छी पीढ़ी भारत को मिले, आज जिनके नेतृत्व में पूरे देश में रक्षा की हमारी जो तैयारी है कि पाकिस्तान यदि आंख उठाकर नहीं देख पा रहा है, चीन आंख उठाकर नहीं देख पा रहा है, तो उसमें माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का अहम योगदान है। पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत है। थोड़ी असुविधा पीछे के लोगों को हो सकती है, थोड़ा सहयोग करेंगे। सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन है। जिसको यहाँ बैठ जाए, इधर मैं देख रहा हूँ कुछ लोग खड़े हैं, बैठ जाइए। कल्याण साहू जी इधर बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। सामने से मंच पर हमारे यशस्वी अध्यक्ष किरण देव जी उपस्थित है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए जगदलपुर के हमारे विधायक, मेरे पुराने साथी किरण देव जी। और एक बार स्वागत करिए हमारे लाडले केदार कश्यप जी का, हमारे आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार तालियों से उनका स्वागत करिए। और हमारे बीच में सरी प्रेम प्रकाश पांडे जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में बस्तर के हमारे पूर्व लोकप्रिय नेता देवलाल गुरु जी, देव दुग्गा जी उपस्थित हैं। उनका भी बालोद की धरती पर स्वागत है। थोड़ा आवाज का बेस बढ़ाएं, आवाज थोड़ा बढ़ाएं। देवलाल दुग्गा जी, किरण देव जी, हमारे बीच में मीना साहू जी, राकेश यादव जी, वीरेंद्र साहू जी, देवलाल ठाकुर जी, प्रीतम साहू जी सहित वरिष्ठ सारे लोग हैं। और मेरा आग्रह है कि जब राजनाथ सिंह जी आ जाए तो अपने अपने स्थान को छोड़ना नहीं है। जैसी सूचना मिलेगी उसके हिसाब से ही, क्योंकि सिक्योरिटी वालों का विशेष निवेदन है। बस आपके बीच आ रहे हैं। आप उस राष्ट्रीय नेतृत्व को देखने आए हैं जिसके नेतृत्व में आज देश की सुरक्षा इतनी मजबूत है। थोड़ा सामने आ जाएंगे जो लोग पीछे बैठे हैं। और आप सबका उत्साह बताता है कि बालोद जिले से इस बार कांकेर लोकसभा को हम हजारों लाखों वोटों की लीड करके देंगे। आप मेरी बात से सहमत हैं तो दोनों हाथ उठाकर फिर एक बार पूरी बालोद जिले की जनता मोदी जी के साथ है। लीजिए तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए देश के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। ताली गूंजनी चाहिए, जोर से तालियों से स्वागत करिए। राजनाथ सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं सभी मंचस्थ अतिथियों से अपना स्थान ग्रहण करने के लिए निवेदन करता हूं और माननीय राजनाथ सिंह जी का और चुनीलाल जी साहू हमारे सांसद महासमुंद के, अगर आप भी हैं तो उपस्थित हो जाए। पवन साहू जी, मैं माननीय राजनाथ सिंह जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 2003 में हमने ऐसी एक जगह में आपकी सभा मांगी
जिसके लिए लोगों ने कहा कि यहाँ पे कोई सभा नहीं होती, लोग नहीं आते, यहाँ भाजपा कभी जीतती नहीं। हम लोगों ने कहा था ताराचंद जी साहू से कि हम राजनाथ सिंह जी को बुलाएंगे, और वो विधानसभा 2 सालों के बाद पहली बार खेरथा विधानसभा के सूर्यगांव में 2003 में राजनाथ सिंह जी आए थे और हम बहुत बहुमत से सभा जीते थे। फिर एक बार 20-25 साल के बाद हमारे बीच में है। जोर से तालियों से स्वागत करिए देश के यशस्वी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रक्षा मंत्री। मैं पवन साहू जी से आग्रह करता हूं कि वो स्वागत करें। पुष्पहार से भरत मटियारा जी, यज्ञ शर्मा जी, प्रीतम साहू जी, वीरेंद्र साहू जी, देवलाल ठाकुर और राकेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तब तक एक ताली बनती है साहब, जिन्होंने पूरे देश के लिए अपना जीवन अर्पित किया। मोहन मंडावी जी से आग्रह है कि वो भी स्वागत करें, अजय चंद्राकर जी सहित सारे लोग। और भारत माता की, भारत माता की। मैं हमारे क्लस्टर के प्रभारी अजय चंद्राकर जी से आग्रह करता हूं कि आप स्वागत करें। माननीय प्रेम प्रकाश जी पांडे हमारे समन्वयक हैं, आप भी स्वागत करें। माननीय केदार कश्यप जी से आग्रह है कि हमारे इस चुनाव में प्रभारी है वो, आप भी स्वागत करें। किरण देव जी के स्वागत के लिए मैं सुरेश निर्मलकर बालोद शहर मंडल अध्यक्ष, प्रेमलाल साहू ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, कौशल साहू गुरूर मंडल अध्यक्ष जी को आग्रह करता हूं कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी का स्वागत करें। भारत माता की। बड़ी संख्या में माताएं और बहनें, एक बार माताओं की तरफ से आवाज आनी चाहिए, भारत माता की। हमारे मोदी जी के गारंटी को पूरा करने वाले हमारे विष्णुदेव साय, जिन्होंने मैतारी वंदन के लिए पूरे जो घोषणा को पूरा किया। मैं मंच पर उपस्थित अनीता कुमेटी, संध्या भारद्वाज, कृतिका साहू, मीना साहू, ललिता साहू, प्रेमलता जो मातृशक्ति को यहाँ पर उनको नेतृत्व कर रही है, प्रतिभा चौधरी, लीला शर्मा, मिलेट के अनाज से राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें। हाँ, सब लोग एक साथ करें। मातृशक्तियों के प्रतिनिधित्व से 1,000 रुपए मिल रहे हैं आपको। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विष्णुराव की सरकार में हमारी पूरी मातृशक्तियों की ओर से, छत्तीसगढ़ की ओर से माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत है। धन्यवाद है आपका कि आपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाने में अपने जीवन का बड़ा योगदान दिया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, दीपा साहू जी हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, मीना साहू जी, प्रतिभा चौधरी जी, संध्या भारद्वाज जी, ललिता साहू जी, प्रेमलता साहू जी, जनपद, आप स्थान ग्रहण करेंगे। हम सभा हमारा सबका आप सबका अनीता कुमेटी जी हमारी पूर्व जिला पंचायत की अध्यक्ष। मैं नारी वंदन योजना, नारियों के सम्मान उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और राजनाथ सिंह की सरकार ने जो काम किया है वो आज हमको दिखता है। मैं आमंत्रित करता हूं लोकसभा कांकेर के चुनाव समन्वयक प्रेम प्रकाश पांडे जी, आप आए और आज के स्वागत भाषण के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल आम सभा में उपस्थित हम सबके नेता, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी उपस्थित हैं। इस बालोद के गंगा मैया की धरती पर हम उनका स्वागत करते हैं। जोरदार ताली बजा के, दोनों हाथ उठा के स्वागत करें। हम ऐसे रक्षा मंत्री का स्वागत करते हैं जिनके नेतृत्व में आज देश की चारों ओर की सीमाएं सुरक्षित ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोग उधर निगाह उठा करके देखने की हिमाकत करने से भी डरते हैं। हम ऐसे व्यक्ति का आज यहाँ स्वागत कर रहे हैं जो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए तत्कालीन मध्य प्रदेश में युवाओं की शक्ति का संयोजन करके 10 साल बाद 1977 के बाद 13 साल बाद 90 में पहली बार भाजपा की सरकार बनाने का नेतृत्व जिन्होंने किया वो माननीय राजनाथ सिंह जी थे। छत्तीसगढ़ का निर्माण तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया,
लेकिन छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का नेतृत्व किसी ने किया था? राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे, जो 2003 में हमारी सरकार यहाँ भाजपा की बनाई। और उसी सरकार में 15 साल तक हमने प्रदेश के चारों ओर जो विकास करने चाहिए थे, 1 रुपये चावल देने से लेकर के गांव गली के हर तरफ सड़क हो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIM, IIT, तमाम प्रकार के शिक्षण संस्थाएं हो, स्वास्थ्य की सेवाएं हो, वो हमने ले आया। वो उसी सरकार की देन थी। और 2014 में भी आदरणीय मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री घोषित करके उस कांग्रेस की 10 साल की भ्रष्टाचारी और अप्रासंगिक हो चुकी सरकार को उखाड़ फेंकने का भी जब सौभाग्य मिला, तब हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी थे। और इस चुनाव में भी 2024 का जो मुख्य आर्किटेक्ट है, जो चुनाव घोषणा पत्र के संयोजक हैं, ऐसे राजनाथ सिंह जी का हम इस बालोद और कांकेर लोकसभा में स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे मंत्री केदार कश्यप जी हैं, उनका स्वागत करते हैं। और 3 लोकसभा का जो क्लस्टर है, कांकेर, बस्तर और महासमुंद, उसके तीनों के इंचार्ज अजय चंद्राकर जी, पूर्व मंत्री, हम उनका स्वागत करते हैं। वर्तमान में सांसद मोहन मंडावी जी का स्वागत करते हैं। और सबसे जो इस लोकसभा का मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में आज आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में है, और जिसको आप चुन करके दिल्ली के लोकसभा में भेजने वाले हो, ऐसे हमारे भोजराज नाथ जी का स्वागत करते हैं। आप सब एक बार पुनः राजनाथ जी के स्वागत के लिए दोनों हाथ उठा करके बोलो जय जय श्री राम। धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भोजराज नाथ को एक बार जय जय श्री राम करके आशीर्वाद दीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, गंगा मैया की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, किरण देव सिंह जिंदाबाद, किरण देव सिंह जिंदाबाद। आज बालोद की इस चुनावी सभा में संबोधित करने और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री किरण देव सिंह जी, छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ मंत्री और हम आदिवासियों के नेता आदरणीय केदार कश्यप जी, पूर्व मंत्री और इस चुनाव के समन्वयक परम आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, इस बस्तर क्लस्टर के प्रभारी और हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय चंद्राकर जी, और हमारे इस बालोद जिला के जिला अध्यक्ष आदरणीय पवन साहू जी, और भारतीय जनता पार्टी के सभी मंच में विराजमान वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों, इस सभा में आए हुए सभी माताएं बहनें, नौजवान साथियों,
एवं सभी वरिष्ठ जन को मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। देश के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवान सभी वर्गों के लिए बहुत बढ़िया योजना बनाए। इसके साथ ही हम आदिवासी जनजाति समाज का भी मान सम्मान बढ़ाया है। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो आदिवासी समाज की बेटी है, उसको राष्ट्रपति बनाने का काम किया। इसके साथ ही इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आदिवासी बैगा पुजारी को कांकेर लोकसभा का सांसद का प्रत्याशी बनाया। आज इस चुनावी सभा में परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी हम सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ये नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। इस पावन पर्व में मैं एक देवी के पुजारी होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते सभी माताओं बहनों से, जो कि माता और देवी के स्वरूप है, और हमारे वरिष्ठ जन और नौजवान भाइयों से, जो कि लोकतंत्र में जनता को जनार्दन कहा जाता है, पंच सरपंच की चुनाव हो चाहे विधायक सांसद की चुनाव हो, जब तक के जनता उसको वोट देती है तभी वह प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है। और आज मैं आप सब लोगों से, जनता जनार्दन से हाथ जोड़ करके आशीर्वाद मांगता हूं कि मुझे इस नवरात्रि के पावन पर्व में आशीर्वाद प्रदान करें और इस प्रत्याशी को, इस पुजारी बैगा को एक प्रतिनिधि बना करके कांकेर लोकसभा क्षेत्र में सेवा करने का अवसर दें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का भव्य निर्माण किया और उस मंदिर के उद्घाटन में भारत देश के साथ साथ विश्व के बड़े बड़े साधु संतों को बुलाया गया था और उसी कार्यक्रम में बस्तर के एक आदिवासी बैगा पुजारी के नाते मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह हम सबके लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, उस समय बस्तर में दंडकारण्य में उन्होंने वनवास काल का 10 वर्षों से अधिक समय व्यतीत किया था। उस समय हमारे आदिवासी समाज के पुरखा पूर्वज बानर के रूप में, भालू के रूप में, गिद्ध और गिलहरी के रूप में भगवान राम का साथ दिए थे और भगवान राम के सेना में रह करके उस असुरराज रावण के सत्ता को समाप्त किए थे और राम राज्य की स्थापना किए थे। और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भव्य राम मंदिर निर्माण करके इस देश में और दुनिया में राम राज्य की स्थापना का डंका बजाया है। आने वाले समय में राम राज्य और भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया में राम राज्य की स्थापना होगी। इसी कल्पना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आप सब लोग काफी संख्या में उपस्थित हुए हैं और आदरणीय राजनाथ सिंह जी भोजराज बैगा को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निश्चित आप सबका आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी भोजराज जी को मिलेगा। सहज सरल सरपंच से लेकर यहाँ संघर्ष करते हुए जनता और सनातन के लिए काम कर रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, युवा मोर्चा के समय से मेरे साथी रहे किरण देव सिंह जी, जो जगदलपुर के विधायक भी हैं, जोर से तालियों से स्वागत करके प्रदेश अध्यक्ष का अभिवादन करें और भरोसा दिलाएं कि हम यहां से लीड दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी। इस लोकसभा चुनाव में
आज के इस जनसभा में, और ये हम सबके लिए परम सौभाग्य का विषय है कि इस जनसभा को संबोधित करने के लिए हम सबके बीच पूरे देश की सुरक्षा बड़ी दृढ़ता के साथ संभाले हुए हैं ऐसे देश के रक्षा मंत्री, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे इस छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं, जिनका आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में लगातार मिलता रहा वर्षों तक। ऐसे आदरणीय राजनाथ सिंह जी का आज की इस जनसभा में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी अभी जिन्होंने आप सभी से आशीर्वाद मांगा, इस लोकसभा के प्रत्याशी हमारे आदरणीय भोजराज नाग जी, हमारे मंच पर भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता के रूप में और इस पूरे लोकसभा को समन्वय की दृष्टि से देख रहे हैं पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, छत्तीसगढ़ शासन में हमारे वरिष्ठ मंत्री के रूप में आदरणीय केदार कश्यप जी, पूर्व मंत्री इस क्लस्टर के इंचार्ज वर्तमान में विधायक आदरणीय अजय चंद्राकर जी, आदरणीय सांसद मोहन मंडावी जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष पवन साहू जी, यज्ञदत्त शर्मा जी, हमारे इस जिला के जितने सभी वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी पूर्व में जो विधायकगण हैं, सभी मातृशक्तियां मंच पर विराजमान हैं, हमारे पवन साहू जी, देवलाल ठाकुर जी सहित, और यशवंत जी जो इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा विषय मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, समय की भी अपनी बाध्यता है और हम सब आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सुनने आए हैं, लेकिन एक दो छोटी छोटी बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। राजनीति के क्षेत्र में सरकारों का आना जाना, बनना बिगड़ना, यह समय समय पे चलते रहता है, लेकिन हमने और आप सभी ने पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार के कार्यक्रम, कार्य योजना, उनकी जो रंग ढंग है, उसके जिस तरीके से उसने छत्तीसगढ़ में जनता को लूटा है, भय, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार की सीमाएं लांघ ली। बहुत विश्वास किया था जनता ने, 70 से भी ज्यादा विधानसभा विधायक जीत के उनको दिया था। जिस तरीके से जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया, और आप मैं भाजपा की बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार, उनकी गारंटी की योजना है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में एक साथ ऐसी कई योजनाएं हैं जो घर घर तक पहुंच रही है। यहां बैठे आप सभी लोग, जनता जनार्दन से मैं उनके समक्ष ये बात रखना चाहता हूं, ये अंतर तो आज आपको करना पड़ेगा। इसके पहले आजादी के बाद 60 साल से भी ज्यादा समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, और उस समय की सरकार कांग्रेस की नारों से चला करती थी, और इस कांग्रेस का हाथ और गरीबों का साथ, गरीब बढ़ते चले गए। 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं से हमारे इस देश का, हमारे देशवासियों का मान सम्मान पूरे विश्व के मानचित्र पर सबसे ऊपर रखने का काम किया है। तभी तो जब प्रधानमंत्री जी दूसरे देशों में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अन्य देशों में, तो आज ये स्थिति है, कई देशों के प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए आतुर रहते हैं। एक देश के प्रधानमंत्री तो जब वो एयरपोर्ट में उतरे तो उनके पैर छूकर भारत के संस्कार को उनके सामने सिद्ध करके दिखाया। उनकी कई योजनाएं हैं, उनको गिनने की आवश्यकता है, उनको समझने की और उनको याद करने की, उनको पहचानने की। पहचानना इसलिए कि हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बिना भेदभाव के सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग, आयु, सभी के लिए उनकी योजनाएं हैं।
और जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते चलते 10 वर्ष जिस तरीके से मोदी जी ने हर समाज, हर तबके को उनकी योजनाओं का लाभ लेने दिया, उसमें कहीं भी मतभेद नहीं हुआ, कहीं भी किसी समाज, जाति, धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया। और आज समय है पुनः मोदी जी के चुनाव का। हम सब तैयार हैं कि नहीं तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? एक बार हाथ उठाइए। धन्यवाद। हम आज आपके सामने ये निवेदन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं, आदरणीय राजनाथ जी के सामने। एक बहुत ही सीधे साधे सहज सरल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भोजराज जी नाग, हमारे यहां बैगा और बस्तर में सिरहा, बस्तर में सिरहा होते हैं और यहां पर बैगा। और वास्तव में बड़ा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के आप सबके ऊपर। मैं बार बार याद दिला रहा हूं 5 साल की कांग्रेस की सरकार की कुरीतियों को और भारतीय जनता पार्टी की इस 90 दिन की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो कहा भारतीय जनता पार्टी ने, वो 90 दिन के अंदर करके दिखाने वाला यह देश का पहला ऐसी सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी को। 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की कल्याणकारी योजनाएं, मैं उसको नहीं बोलूंगा, आदरणीय रक्षा मंत्री जी सारा विषय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो, फिर से एक बार, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपना मत, अपना सहमत, अपने परिवार, अपने मित्रों का, अपने आसपास का, सभी समाजों का बहुमूल्य मत, सहयोग और प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, छत्र छाया, सुरक्षा कवच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय भोजराज नाग जी को प्रदान करें। और 2 नारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी का समर्थन चाहूंगा। दोनों मुट्ठी भींच के, हाथ उठा के बोले भारत माता की। फिर इस बार, अब की बार आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं को मैं नमस्कार करते हुए अपने शब्द, अपने वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष किरण जी। जब सभा मिली राजनाथ सिंह जी की, हम सब उत्साहित थे कि हमको उनकी खनकती आवाज सुनने मिलेगी। 2 दिन से प्रकृति की मन अच्छा था, सबका उद्देश्य अच्छा था। राजनाथ सिंह जी, प्रभु कृपा थी, आपका आना तय था, आप आए। एक बार जोर से स्वागत करिए। इतना सुबह भी बारिश हो रही थी। मैं सम्मान आमंत्रित कर रहा हूं देश के यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। ताली बजाकर स्वागत करें। राजनाथ सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजनाथ सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोग बोलिए भारत माता की, मैं बोलूंगा जय अकेले। बोलिए आप लोग, सभी लोग एक साथ, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका अभी अभी आपने भाषण सुना है, ऐसे किरण सिंह जी देव, और हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री, यही केदार कश्यप जी को मैं कह रहा था कि आप वरिष्ठ हो गए। जब मैं यहां आया पर था तो ये बहुत छोटे थे, और आज जब इनको वरिष्ठ मंत्री कहा जा रहा था तो मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था कि बताइए वही केदार कश्यप आज वरिष्ठ मंत्री हो गए। हमारे यहाँ के सांसद रहे हैं मोहन मंडावी जी, बहुत अच्छी भूमिका उन्होंने संसद में निभाई है। और अजय चंद्राकर जी, ये हम सब लोग मिलकर यहाँ काम किए हैं 2003 से। प्रेम प्रकाश जी पांडे जी, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर भी रहे, बहुत ही सुलझे हुए एक ऐसे नेता, लोकसभा के समन्वयक हैं। और भरत मटियारा जी, लोकसभा के संयोजक, पवन साहू जी जिलाध्यक्ष,
यज्ञदत्त जी शर्मा, लोकसभा सह संयोजक, श्री प्रीतम जी साहू, पूर्व विधायक, श्री वीरेंद्र साहू, पूर्व विधायक, इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, संभवतः लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। लंबे समय के बाद आया हूं, फिर भी आप लोगों ने गर्मजोशी के साथ तालियां पहनाकर, फूलों के गुच्छे देकर हम लोगों का स्वागत किया है। लेकिन मैं भूल नहीं सकता उस भारत की परंपरा को जिसमें स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होता है। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया था। 2 आदिवासी राज्य बने, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और जिस समय आदरणीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य और साथ ही साथ झारखंड और उत्तराखंड बनाया था, उनकी उस मंत्रिमंडल में भूतल परिवहन मंत्री, सरफेस ट्रांसपोर्ट जिसमें कहते हैं रोडवेज, ये जो हाईवेज वगैरह बनती है, इसका मंत्री, कैबिनेट मंत्री में ही था। मुझे याद है कि उस समय जब छत्तीसगढ़ के बनने की चर्चा चल रही थी और झारखंड के और उत्तराखंड के, तो लोग यही कहते थे साहब राज्य इतने छोटे हो जाएंगे, इन राज्यों का विकास कैसे होगा, इनके पास इतने संसाधन कहां हैं। लोगों के अंदर अपने राज्य को ऊंचाई देने के लिए, राज्य का विकास करने के लिए जो कौशल चाहिए, जो मेधा चाहिए, वो छत्तीसगढ़ में कहां मिलेगी, झारखंड में कहां मिलेगी। बहुत सारे लोग यही सब तर्क दिया करते थे। लेकिन बहनों भाइयों, जिस विभाजन हो जाने के बाद और यहां पर पहली विभाजन के बाद डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगातार 15 वर्षों तक सरकार रही है। शायद आपको जानकारी है कि नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूं। भारत के किसी कोने से आने वाला व्यक्ति जिसने पहले भी छत्तीसगढ़ को देखा था और आज आकर छत्तीसगढ़ को देखता है, तो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सचमुच छत्तीसगढ़ में करिश्मा किया। मैं बैठे बैठे भोजराज जी नाग से पूछ रहा था, ये हमारे चंद्राकर जी से, यह सब सारा भवन मैं छत्तीसगढ़ में यह देखने की उस समय तो कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं पूछ रहा था कि ये हम लोगों की सरकार आने के बाद ही बना होगा। शायद हम लोगों की सरकार जब 2003 में आई, इसके बाद ही बना है ना, उसके बाद ही बना है। कितनी तेजी के साथ छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। बहनों भाइयों, यह विकास जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो क्यों होता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करती है, बल्कि राजनीति देश बनाने के लिए करती है। इसलिए विकास होता है। आज भी हम आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं, तो केवल सरकार बनाने के लिए वोट नहीं मांगने नहीं आए, हम देश बनाने के लिए आपसे वोट मांगने आए हैं मेरे बहनों भाई। 2014 में भी मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उसी समय मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किए गए थे और मोदी जी को मैं पहले से अच्छी तरह से मैं जानता था। अद्भुत काल्पनिक क्षमता का धनी, और मैंने तो यह देखा है कि सचमुच मोदी जी अपने लिए अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं, जीते हैं तो देश के लिए अपनी जिंदगी जीते हैं। अभी 2 दिन लगातार दिन में चुनावी अभियान में भाषण करने के बाद रात्रि को 8 बजे हम लोग लगातार 2 दिन बैठ रहे थे। कुछ बातें हो रही थी कुछ विषयों पर, एकाक मंत्री और थे, कुछ अधिकारी थे। बहनों भाइयों, मैं तो हैरत में था। चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव के बाद हमको क्या करना है, इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने इस चुनाव अभियान के दौरान ही प्रारंभ कर दी।
आज सवेरे रेल मंत्री जी का टेलीफोन आया था, तब उनसे कह रहा था, वो भी थे। मैंने कहा क्या है, हम लोग सौभाग्यशाली हैं बहनों भाइयों की मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि भारत का मस्तक बहनों भाइयों कभी झुकने नहीं पाएगा। सारे विश्व में भारत के बारे में धारणा पहले क्या थी? धारणा यही थी सारे विश्व में भारत के बारे में कि भारत कमजोर भारत है, भले ही हमारी जनसंख्या अधिक थी, गरीब भारत है। लोग कहते थे खाने के बाद ही आप सो जाते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं। भारत के बारे में विदेशों में पहले यही धारणा बनी हुई थी। आप कल्पना करिए, छोटा सा देश पाकिस्तान, वह भी कभी कभी जुर्रत करता था भारत को आंख दिखाने की। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के अधिकांश देशों में मेरा जाना हुआ है, जाता हूं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं। लेकिन आज यदि मैं दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं, जो सम्मान भारत के मंत्री होने के नाते मुझे प्राप्त होता है, उससे स्वाभाविक रूप से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मैं बार बार कहता हूं, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले विश्व के मंचों से भारत कुछ बोलता था तो दुनिया कहती थी भारत कमजोर देश है। अरे क्या, चलो, मैंने देखा था, पहले भी मंत्री रह चुका हूं। लोग कहते थे ठीक है, 2-3 कंट्रीज हैं कमजोर कमजोर, या बोल लेंगे, फिर उसके बाद आकर जो बड़े देशों के जो लीडर्स होते थे वो आके बैठते थे। और आज यदि हम जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने के लिए, तो बहनों भाइयों, जब कई लोग बोल लेते हैं, जब भारत की बारी आती है, अल्फाबेटिकल होता है, A, B, C, D से नाम बुलाया जाता है, उसमें कौन ताकतवर है कौन कमजोर है, इस आधार पर बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। जब भारत के बोलने का समय आता है मेरे बहन भाइयों, तो जो भी कहीं इधर चाय पीने के लिए बाहर कहीं वॉशरूम के लिए गए होते हैं, वह सब आकर बैठ जाते हैं कि भारत को बोलना है। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत दुनिया में बनी है। भारत गरीब भारत है। करिश्मा किया है प्रधानमंत्री, करिश्मा किया है मोदी जी, विश्व के किसी भी देश में नहीं हुआ है मेरे बहनों भाइयों। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, जो भी बातें मैं बोल रहा हूं, कहीं मेरी एक भी बात गलत हो तो अपने अखबार के पन्नों पर लिख देंगे, मैं उसका स्वागत करूंगा। क्योंकि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए मैं कह रहा हूं, चित्र अंतर्राष्ट्रीय जगत में बदला हुआ है। अब यही भारत धन दौलत, इसे अर्थव्यवस्था के आकार कहते हैं, इकोनॉमी की साइज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, धन दौलत के मामले में जो भारत दुनिया में 2014 में हम लोगों की सरकार आने के बाद 11वें स्थान पर खड़ा था, वह भारत 7 वर्षों के अंदर ही जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर आ गया है। और मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के लोग नहीं कह रहे हैं, दुनिया के लोग, बड़े बड़े अर्थशास्त्री और बहुत बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं जिन्हें फाइनेंशियल फर्म्स कहते हैं, वह दावा कर रही हैं, अरे साहब, दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था इस समय किसी की है तो बहनों भाइयों हमारे और आपके देश ये भारत की है। सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी कहीं की है, भारत की। और कहते क्या हैं वो सब, जो अंग्रेजी में उसे फाइनेंशियल फर्म कहते हैं, जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जो दुनिया के सभी देशों के अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा करती रहती हैं, उन्होंने कहा है कि अब वह दिन दूर नहीं है कि 2026 समाप्त होने के बाद 2027 आने तक
यह भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, धन दौलत के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। दुनिया के 3 देशों में, अमेरिका, चाइना और भारत। और बहनों भाइयों, जितना मैं प्रधानमंत्री के बारे में जानता हूं, मोदी जी के बारे में, बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना संबंध है। जो मैं क्षमता जानता हूं अद्भुत, ईश्वर की महती अनुकंपा है उनके ऊपर। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद मोदी जी को परमात्मा ने भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए ही हम लोगों के बीच भेजा है। और बार बार जब हम लोग घोषणा पत्र के बारे में बात कर रहे थे, 2014 में चूंकि पार्टी का अध्यक्ष मैं ही था, उसमें हमारी ही देखरेख में बना था चुनावी घोषणा पत्र। डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी उसके अध्यक्ष थे। 2019 में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा, राजनाथ जी आप जिम्मेदारी संभालिए, और 2024 में भी उन्होंने कहा कि आप ही जिम्मेदारी संभालिए। एक एक चीज को देखते हैं, कहते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो हम न कर पाए। और बहनों भाइयों, आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी, दूसरी राजनीतिक पार्टियां बहुत सारे वादे जनता से करती हैं चुनाव के दौरान। और मैं समझता हूं कि जितने वादे कांग्रेस ने अब तक देशवासियों के साथ किए हैं, यदि आंशिक रूप से उन्होंने पूरा कर दिया होता तो भारत पता नहीं वर्षों पहले दुनिया का धनवान देश बन गया होता, दुनिया का ताकतवर देश बन गया होता। और हालत आपने नेताओं की देखी होगी। जनता में नेताओं के बारे में क्या धारणा बनी हुई थी? अरे साहब, नेताजी हैं, नेताजी का मतलब झूठ बोलते हैं, नेताजी हैं, ये तो कह रहे हैं, करेंगे नहीं, यह धारणा बनी हुई थी। बहनों भाइयों, किसी राजनीतिक पार्टी के नेता के बारे में धारणा होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के बारे में धारणा नहीं हो सकती है। उठाकर देखे कोई हमारा चुनावी घोषणा पत्र, आज का नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1951 में जब भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रही थी हमारी पार्टी, उस समय ही हम लोगों ने कहा था हम आएंगे। जम्मू कश्मीर जिसमें धारा 370 लगी है, जिसके तहत उसको विशेषाधिकार प्राप्त है, वो धारा 370 को हम समाप्त करेंगे। और जब जब चुनाव होता था तब हम कहते थे। हमारे उस समय के नेता पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान भी दिया। लोग कहते थे ये भाजपा वाले गुमराह करते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, धारा 370 समाप्त करेंगे। लेकिन हम लोगों ने बराबर कहा, जिस दिन संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिल जाएगा हम धारा 370 समाप्त करेंगे। मिल गया, चुटकी बजाकर बहनों भाइयों, धारा 370 हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अभी हमारे भोजराज जी राम मंदिर की चर्चा कर रहे थे। मुझे याद है, मैं भी उस आंदोलन में शामिल था। एक दिन का सत्याग्रह मेरे नेतृत्व में भी हुआ था, ढांचा गिरने के बाद, जब हम लोग नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस के कुछ लोग खड़े रहते थे, उधर से नारा लगाते थे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आपने देखा बहनों भाइयों, राम लला अपनी कुटिया से निकलकर अपने राजमहल में स्थापित हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आपको लगता है या नहीं लगता, कि भारत में राम राज्य का आगाज हो चुका है। मेरे बहनों भाइयों, राम राज्य आकर रहेगा। राम राज्य कहते कैसे, किसे? जिसमें कि व्यक्तियों के अंदर कर्तव्य बोध पैदा हो। हमारा कर्तव्य क्या है, इस संबंध में लोगों के अंदर बोध पैदा हो, ज्ञान पैदा हो, अधिकार बोध नहीं। आपने देखा होगा कैकेयी के अंदर अधिकार बोध पैदा हुआ था, कर्तव्य बोध पैदा नहीं हुआ था, इसीलिए इतना बड़ा संकट पैदा हुआ था। और वह समय आ गया। इसी कर्तव्य बोध की बराबर चर्चा हमारे प्रधानमंत्री हम लोगों से करते हैं। छोटी छोटी चीजें, अब 3 तलाक के बारे में हम लोगों ने कहा कि हम प्रथा समाप्त करेंगे। कहते थे साहब आप दूसरे धर्म के लोगों के मामले में क्यों हस्तक्षेप करते हैं? डांटते थे हम लोगों को। बहनों भाइयों, चाहे किसी धर्म का हो कोई,
हमारी सरकार बने या न बने, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, अथवा विश्व की कोई भी माता बहन हो, हमारी भी मां बहन है, बहनों भाइयों, हम ये मानते हैं। लेकिन कोई शादी करके 10 दिन के बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर से छुट्टी कर दे, भले ही कोई इसे बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। 3 तलाक की प्रथा को भी हमने समाप्त कर दिया। यानी हम जो कहा है, मैंने किया है। भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। मेरे बहनों भाई, हम लोगों की यह धारणा रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी की यह सोच रही है, जब तक हर व्यक्ति का विकास नहीं होगा, और विकास केवल नहीं कि उसके पास खाने पीने का साधन मुहैया हो जाए, उसका पढ़ाई भी होनी चाहिए, लिखाई भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, संस्कार भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तभी भी हम भारत को जो विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तभी हमारा विश्व गुरु भारत को बनाने का स्वप्न साकार हो पाएगा। इस चीज की बराबर चिंता हमारे लोगों ने की है। अब जैसे भारत में लोग भूखे रहेंगे तो राम राज्य की कल्पना की जा सकती है। बहनों भाइयों, आप सदा सहता देखिए, इसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। कोरोना का संकट जब पैदा हुआ, स्थान स्थान पर नौकरी करने वाले लोग जब काम बंद हो गया, उनके यहां अपने घरों को वापस हो रहे थे, पैदल वापस हो रहे थे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में जब तक यह कोरोना का संकट है, हम 5 किलोग्राम राशन प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार हम मुहैया करें। और वह सिलसिला तब से चला आ रहा है, और आज आप सुन लो, आज भी चल रहा है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, 2029 तक चलेगा बहनों भाइयों, इसे कोई रोक नहीं सकता। और मैं जानता हूं, ईमानदारी से हमारी बात सही हो तो यह बतलाइएगा, एक एक परिवार में मुझे जानकारी है कि 3-3, 4-4, 5-5 लोग 5-5 किलो ले रहे हैं। ये सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं है? क्या इसकी कल्पना की जा सकती थी? भ्रष्टाचार की चर्चा राजीव गांधी जी किया करते थे। एक बार कांग्रेस के शासन में जो भ्रष्टाचार रहा है, बहनों भाइयों, एक भी सरकार कांग्रेस की ऐसी केंद्र की नहीं रही है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप न हो। आपने 5 वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ में बना दी कांग्रेस की सरकार। बताइए, गोठन घोटाला, बहनों भैया, गोबर घोटाला, सब गोबर कर दिया है। बराबर घोटाले हुए। जब कांग्रेस की सरकारें केंद्र में हुआ करती थी तो उसमें कभी जीप घोटाला, कभी राफेल घोटाला, कभी राशन घोटाला, कोई ना कोई घोटाला यह बराबर हुआ करता था। यह कांग्रेस का चरित्र था। कभी रक्षा घोटाला, सीमाओं की रक्षा जिन हथियारों से होती है उसकी खरीद में भी घोटाला, घोटालों का दौर चल पड़ा था। लेकिन बहनों भाइयों, मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं, 10 वर्ष तक मोदी जी के नेतृत्व में सरकार रही है। भारत क्या, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप हमारी सरकार के ऊपर लगाओ, एक भी आरोप हमारी सरकार के ऊपर लगाओ। अब कुछ लोगों के खिलाफ ईडी सीबीआई कार्रवाई कर रही है तो हमारे कुछ कांग्रेस के लोग कहते हैं, अरे बताइए साहब, चुनाव आ गया, आप कार्रवाई करा रहे हैं। अरे भाई, ये एजेंसीज हैं, जहां से उनको जानकारी मिलेगी गड़बड़ किया है, जनता का धन लूटा है, लोगों के आंखों में धूल झोंका है, लोगों का खून चूसा है, क्या एजेंसीज को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और दूसरी चीज, हमने गलत किया है तो कम से कम अदालत पर तो किसी का दबाव नहीं है। कोर्ट में जाकर आप राहत क्यों नहीं ले लेते हैं? बहनों भाइयों, कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिल रही है। साल 1.5 साल 2 सालों से जेल में पड़े हुए। और हमारे मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का हमारा अभियान जब तक मैं रहूंगा तब तक हिंदुस्तान में चलता रहेगा। जनता को लूटने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। राजीव गांधी एक बार भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, क्या करें, हम ऊपर से 100 पैसा भेजते हैं,
लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा लोगों तक पहुंच पाता है। यानी 86 पैसा 100 पैसे में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। यह लाचारी व्यक्त की थी। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता हूं, हेल्दी डेमोक्रेसी, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, संस्था है। चाहे कहीं का उसको गाली गलौज उसके साथ नहीं की जानी चाहिए, लेकिन मोदी जी को गाली देते हैं, ये लोग गाली देते हैं। मैं गाली नहीं दे रहा हूं किसी प्रधानमंत्री को। अब उन्होंने लाचारी व्यक्त की, 100 पैसा भेजता हूं 14 पैसा नीचे पहुंचता, लेकिन मोदी जी ने चुनौती को स्वीकार किया। और बहनों भाइयों, आज 100 पैसा ऊपर से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता। भ्रष्टाचार पर अंकुश भाषण देकर नहीं लगाया जा सकता। भ्रष्टाचार पर यदि अंकुश लगाना है तो व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा, तभी जाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। अब राशन लेने के लिए मैं ये पूरा विश्वास है, पता नहीं 5 साल में यदि यहां की कांग्रेस सरकार ने कुछ गड़बड़ किया हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। आज यदि आधार कार्ड आप लेकर जाएंगे, एक छटाक भी हिम्मत नहीं है किसी की कम राशन आपको दे दे। आप जाइए, अंगूठा दबाइए और अपना 5 किलो लेकर सीधे राशन की दुकान से चले आइए। यह है कि नहीं है? है तो ताली बजाओ, नहीं है तो मत बजाओ। हम कैसे जानेंगे है कि नहीं है? क्योंकि बहनों भाइयों, मैं कोई बात झूठ नहीं बोलना चाहता। ये बतला रहे हैं कि कौन है पांडे जी? पांडे जी बतला रहे हैं पहले 5 किलो खा जाते थे। बहनों भाइयों, यदि आपके पेट पर किसी ने लात मारने की कोशिश की तो उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी, सरकार की जेल होगी। गरीब जिसके पास बीमार हो जाने पर इलाज कराने की व्यवस्था नहीं है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, आयुष्मान भारत योजना। और बहनों भाइयों, आगे और देखते जाइए। कल हमारा चुनावी घोषणा पत्र जारी होगा, उसके पहले मैं कुछ नहीं कहना चाहता। छोटी छोटी चीजों पर बराबर हमारी सरकार की पैनी नजर रही है। देश की सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते समस्त देशवासियों को यकीन दिलाता हूं बहनों भाइयों कि हमारी सीमा के ऊपर हमारे जवान, सेना के जवान आवश्यकता पड़ती है बखूबी अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हैं। भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक समय का करिश्मा आपने देख लिया, उस समय मैं गृह मंत्री था, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। कुछ लोग हमारे देश की सीमा में हमारे पड़ोसी देश से घुसकर और रात के समय सोए हुए हमारे जवानों के ऊपर कातलाना हमला करके चले गए। उरी या पुलवामा की 2 घटना हुई। उसके बाद जो हुआ आपको मालूम ही है, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। और हमने सारी दुनिया को संदेश दे दिया कि भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत जरूरत पड़ने पर इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर भारत मार सकता। लेकिन अब कांग्रेस के लोगों की हालत देखिए, हमारे सेना के जवानों से पूछते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, इसका प्रमाण आपके पास क्या? जो अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है क्या प्रमाण दीजिए। कहां ले जाना चाहते हैं आप इस देश को? बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री के रहते मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत का मस्तक ये झुकने नहीं पाएगा किसी भी सूरत में। भारत का मस्तक झुकने नहीं पाएगा। हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, सारे कामों की चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा। हम सबको यहां सफलताएं मिली हैं, वहीं पर हमको कुछ असफलताएं भी मिली। आपने देखा कि हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 कोशिश की कि हमारा कोई भारतीय चंद्रमा पर पहुंच जाए। अब चंद्रमा अब सूर्य तक भारत पहुंचना चाहिए, यह भी कोशिश हो रही है। जब चंद्रयान 2 तैयार करके हमारे वैज्ञानिकों ने कोशिश की वहां तक पहुंचने की, बहनों भाइयों नहीं सफल हो पाए। वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं स्वयं वैज्ञानिकों के बीच
क्योंकि डीआरडीओ वैज्ञानिकों का जो विभाग है मेरे पास भी है, मैं देखता हूं जब उनका कोई प्रयोग असफल हो जाता है, विफल हो जाता है, क्या हालत होती है। जैसे लगता है घर में मातम छा गया, सभी रोने लगते। एक बार तो मैं बैठा था, एक ऐसे ही मिसाइल छोड़ी गई थी, सभी रोने लगते। एक बार तो मैं बैठा था, एक ऐसे ही मिसाइल छोड़ी गई थी, सभी रोने लगते। एक बार तो मैं बैठा था, एक ऐसे ही मिसाइल छोड़ी गई थी, प्रधानमंत्री ने किया। चटपट टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,500 हमारे भारतीय नौजवान यूक्रेन से भारत आ गए। यह बात कोरोना का संकट था। मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां जितने आप लोग बैठे हैं, कम से कम 2 डोज नहीं तो 3 डोज कोरोना के वैक्सीन की आपको लगी होगी। लगी हो तो जरा हाथ उठाकर बताइए, लगी है कि नहीं? और आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं, शायद आपको भी जानते, इवन अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी सबको 2 डोज 3 डोज कोरोना की नहीं लगी है। लगी है तो केवल भारत में लगी है। 1 पैसा भी आपका खर्च नहीं हुआ। यह है बात। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं विश्व में 21वीं सदी किसी की होने जा रही है तो भारत की होने जा रही है। मेरे बहनों भाई, भारत की होने। मैं रक्षा मंत्री हूं। जब मैं रक्षा मंत्री बना था, हर चीज बाहर से आती थी, बाहर से आ रही। तो गोले, मिसाइल, बम, बारूद, फाइटर, क्या समाचार। मोदी जी प्रारंभ से कहते थे भाई अब आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, भारत में बनना चाहिए। जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनकी ये कोशिश है। बहन भाइयों, आज आपको जानकर खुशी होगी, हम 600 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे 2014 के पहले। अभी हमने 21,000 करोड़ से ज्यादा का बम, गोले, तोप, मिसाइल दुनिया के दूसरे देशों को फाइटर प्लेन मुहैया कर। रक्षा मामलों में भी हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हर मामले में भारत को हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। अब कांग्रेस का जहां तक सवाल, आप देख रहे हैं हालत दिनों दिन पतली होती जा रही है। पतली हो रही है कि नहीं? बहुत पतली होती है। मुझे तो लगता है जैसे पूरे पृथ्वी से डायनासोर लुप्त हो गए हैं, वैसे कुछ दिन में कांग्रेस भी यहां से लुप्त हो जाएगी। और कल मैं उत्तराखंड में था, सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहा था, तो कुछ वहां पर थोड़ा सा कांग्रेस पहले कुछ थी, कुछ दम था। तो मैंने वहां की जनता से कहा, ऐसे ही बहुत भीड़ भाड़ थी, बड़ी अच्छी खासी संख्या में जनता थी। मैंने कहा साहब अब वहां कांग्रेस की सरकार भी कुछ दिनों तक रही,
अरे मैंने कहा भैया कांग्रेस को छोड़ो, अब कांग्रेस पहाड़ चढ़ने लायक नहीं रह गई है, अब काफी बुजुर्ग हो गई, काफी बुजुर्ग हो गई। आप देखते होंगे रोज आपस में मारा मारी मची है, लोग पार्टी छोड़ छोड़ कर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में, यह हालत हो गई। आप लोगों ने टीवी देखते हैं कि नहीं? आप लोग देखते हैं? बिग बॉस का शो देखा है? बिग बॉस का शो कितने लोगों ने देखा? जरा हाथ उठाइए। अरे वाह, बहुत लोगों ने देखा है ना। उस बिग बॉस का जो शो होता है, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ते हैं, यही होता है बिग बॉस के शो में। ये कांग्रेस भी बिग बॉस का एकदम घर बनी हुई है, यहाँ भी एक दूसरे के सब कपड़े फाड़ रहे। हालत ये हो गई, जंग लग गया है कांग्रेस में बहनों भाई, जंग लग गया है। और देखिएगा 2024 के चुनाव के बाद 5, 7, 8, 10 वर्षों के बाद अपने बच्चों से आप पूछेंगे कांग्रेस, तो बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस? यह हालत होती है बहनों भाइयों। आपका समर्थन और विश्वास चाहिए। आज ये जनसमूह देखकर मुझे सचमुच बेहद खुशी हुई है। और हम अपने प्रत्याशी भोजराज जिन्ना, पहली बार इनको मैंने देखा। जब टिकट तय होता तब तो मैं रहता हूं, जब टिकट जब दिया जाता है तब तो मैं रहता हूं। इधर देखिए, बहनों भाइयों, भोजराज जी चेहरे से ही संत लगते हैं, प्रकृति से भी संत। सहजता, सरलता, पराकाष्ठा की है। इनको नक से लेकर शिखा तक देखिए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इन्हें सांसद चुनकर आपने भेजा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में जितनी मदद होगी वो आपकी मदद करेंगे। और मैं मोहन मांडवी जी के बारे में कहना चाहता हूं, मोहन मांडवी जी ने भी संसद में अच्छी भूमिका निभाई, बहुत अच्छी भूमिका निभाई। रामायण वो भी बांटते हैं। लेकिन हमारी पार्टी में क्रम ये चलता रहता है, आज कभी किसी को टिकट मिल गया, कभी किसी को टिकट मिल गया। लेकिन मैं मोहन मांडवी जी की भी मैं सराहना करना चाहता हूं। उनके चेहरे पर आज मैंने शिकन नहीं देखी है बहनों भाइयों। इसका मतलब पूरे समर्पण के भाव से पार्टी के लिए वो काम करने के लिए तैयार, उनकी भी मैं सराहना करना चाहता हूं। तो भोजराज जी, जनता ने तो मन बना लिया है आपको संसद में भेजने का। संसद में जाएंगे तो कपड़ा वपड़ा बदलेंगे कि यही रहेगा? संसद में इनको भेज दीजिए, मैं देखूंगा कौन सा कपड़ा पहने, जरूरत होगी तो मैं ही बनवा दूंगा इनके लिए। लेकिन इन्हें भेज दीजिए, ऐसा व्यक्ति जाना चाहिए भारत की संसद में मेरे बहनों भाई। और ऐसे व्यक्ति भारत में यदि पहुंच सकते हैं भोजराज जी जैसे, किसी पार्टी के माध्यम से, केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पहुंच सकते। अब इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन यही समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राजनाथ सिंह जी का, उनकी गर्मामय उपस्थिति और शानदार उद्बोधन के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, उत्सव बनाने के लिए जिलाध्यक्ष पवन साहू से निवेदन करता हूँ आए और भारत माता की वंदे